हेलो दोस्तों, नेटिव कोड आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं तैयब हुसैन, आपका इंस्ट्रक्टर। आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सी लैंग्वेज के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और सारी की सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। और साथ साथ जो भी आपको असाइनमेंट या प्रैक्टिस के लिए टास्क दिया जाए उसको भी कवर अप करें। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। और सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो अगर हम समझें इसको, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका है, एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का कंप्यूटर से। लेकिन सवाल ये आता है कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत क्यों है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं उनको अगर हम सॉल्व करें ह्यूमन बीइंग के थ्रू, तो वहाँ पर टाइम और एरर्स की एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर वो एक्यूरेट या ऑथेंटिक रहेगा। तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है कंप्यूटर्स पर। इसको और इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज की तरह है जो दो ह्यूमन बीइंग आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कराने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सपोज करो ये दो ह्यूमन बीइंग हैं और इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनी अदर लैंग्वेज लाइक कम्युनिकेशन, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एटसेट्रा। और उसी के थ्रू ये आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने व्यूज आइडियाज शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब यही ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट करना चाहता है एक कंप्यूटर से, और रीजन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि कम्युनिकेट क्यों करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर देयर। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल 5 कितना होगा, तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे देंगे कि 120, राइट। बट अगर मैं कहूं कि 120 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे और ये हो जरूर जाएगा सॉल्व, लेकिन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है किस पर? कंप्यूटर्स पर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करता है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहें तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से हमें यहाँ पर सीखनी होगी कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि एक सिंटैक्स और एक इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज समझता है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी आसानी से समझ लेता है। उसके बाद में हम किसी भी एक दी गई लैंग्वेज से को चुनते हैं और उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें एक कोड लिखना होता है, इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, जो भी हमें अपना टास्क परफॉर्म कराना है अपने कंप्यूटर से। और उस कोड को फिर हम सोर्स लिखने के बाद में वो कोड कहलाता है सोर्स कोड, जैसे कि यहाँ आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। हालांकि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पर नहीं लिया गया है, एक तरह से प्रोटोटाइप तरीके से दिखाया गया है। अब ये जो कोड है, ये जो आपने लैंग्वेज चूज करी है, लाइक आपने सी लैंग्वेज चूज करी है, तो सी कंपाइलर यानी कि सी का ट्रांसलेटर एक्टिवेट होगा और इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा एक अनदर कोड में, जो कि ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। अगर आपने यहाँ पर C++ लिया है तो यहाँ पर ट्रांसलेटर C++ का हो जाएगा। जावा अगर आपने ली है तो ट्रांसलेटर यानी कि जावा का हो जाएगा। इसी तरह से ट्रांसलेटर नथिंग बट कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर की यहाँ पर गिनती की जाती है। जैसे ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड में बदल लेते हैं फाइल को, और ये ऑब्जेक्ट फाइल आगे प्रोसेस होकर एक नेटिव कोड बनाती है। लेकिन यहाँ पर हमने समझाने के लिए सिंपल एक डायग्राम में बता दिया है कि आपकी जो कोड था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था, अब कन्वर्ट हो गया है बाइनरी में। और कंप्यूटर अंडरस्टैंड
बाइनरी लैंग्वेज। तो ये जो कोड है ये डायरेक्ट कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर सकता है और ये हमारी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। ये ज़रूरत है हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की, मतलब हमें इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बांटना चाहें तो वो किस दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती हैं। एक होती है आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होती है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज यूज होती है, लाइक जो पहले स्पेसिफिक टास्क के लिए आपकी लैंग्वेज होती थी, फॉर्ट्रॉन, कोबोल, वो सभी असेंबली लैंग्वेज की कैटेगरी में रखी जाती थी। लेकिन उसके बाद में जनरल पर्पस और हाई लेवल लैंग्वेज का दौर आया, जो कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ही लैंग्वेज बनाई जाती थी। उन सभी लैंग्वेजेस को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा गया। यहाँ पर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और भी अच्छे से इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज सिंटैटिकली इंग्लिश के समान है, यानी कि अगर हम इस इंग्लिश के उसके अंदर वर्ड यूज हुए हैं और इंग्लिश उसमें यूज हुई है, तो इसका मतलब वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर की जाती है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, विजुअल सी प्लस प्लस जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक लैंग्वेज है, जावा, सी शार्प, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी एटसेट्रा, ये बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखी जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सी लैंग्वेज ही क्यों हमें पढ़नी चाहिए, आखिर सी लैंग्वेज का क्या स्कोप है, इसके लर्न करने के बाद में सी लैंग्वेज हमारे क्या चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के, हमारे क्या चांसेस रहेंगे आगे फ्यूचर के, हमारे अंदर क्या एबिलिटी हो जाएगी, हम किस तरह के सॉफ्टवेयर्स बना लेंगे, ये बहुत सारे दिमाग में ख्यालात रहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा 3 पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक स्टूडेंट के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से समझें यहाँ पर, तो सबसे पहला जो टारगेट होता है किसी भी स्टूडेंट का सी लैंग्वेज सीखना, क्योंकि उसके सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, तो उसे वहाँ पर वो सब्जेक्ट क्लियर करना होता है। क्योंकि अगर उसने पहले कभी सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो उसे बहुत ही ज़्यादा टफ लगती है। तो यहाँ पर पहला मोटिव हो सकता है कि उसे अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए सी लैंग्वेज सीखनी है। दूसरा मोटिव ये हो सकता है कि जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं वहाँ पर टेक्निकल जो एग्जाम होता है वहाँ पर 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सी लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम और भी आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सी शार्प, जावा, पाइथन, उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज कहलाती है। और क्योंकि सभी लैंग्वेज जो हैं सी के बाद में जितनी भी बनी है वो फॉलोज करती हैं सी को, इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिलती है फंडामेंटल समझने की कि प्रोग्रामिंग का जो फंडामेंटल है वो क्या है, और कहीं उसका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है अगर वो सी लैंग्वेज को लर्न करते हैं या सी लैंग्वेज को सीखते हैं। तो यही रीज़न है कि सभी इंजीनियरिंग आपको सी लैंग्वेज ज़रूर पढ़नी होती है, क्योंकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपका कंप्यूटर काम करता है किस। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि कंपनीज में जो हमारा सेकंड मोटिव था, कंपनीज में 50% लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सी लैंग्वेज से ही उठाए जाते हैं और वो पूछे जाते हैं कि आपको इसके थ्रू ही करना पड़ेगा। हालांकि अब पाइथन भी इस्तेमाल होने लगी है, लेकिन मैं फिर से वही बात कहूँगा कि अगर आप सी लैंग्वेज पहले सीख लेते हैं तो आपको बाकी की सभी लैंग्वेज बहुत आसान और इजीली समझ आने लगेंगी। आई जस्ट कंसीडर कि सी लैंग्वेज जो है वो एक ग्रामर है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है आगे फ्यूचर में, मान लीजिए हमें जावा सीखनी है, कोई और लैंग्वेज लाइक पाइथन सीखनी है, या इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर में जाना है, डेटा स्ट्रक्चर को लर्न करना है आगे, तो यहाँ पर क्या समझना ज़रूरी है कि हमें ग्रामर को पहले इम्प्रूव कर लेना ज़रूरी है। ग्रामर हमारी इम्प्रूव होगी तो आगे की जो लैंग्वेज होंगी वो हमारी काफ़ी अच्छे से कवर अप हो सकती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एडवांटेज क्या क्या हो सकती है सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज की अगर हम एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब ये हो सकता है कि आप इसमें, पहले क्या होता था कि जब कोड जिस सिस्टम में लिखा जाता था तो वो उसी पर रन होता था, आप दूसरे सिस्टम पर लेकर जाएंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो तब भी रन नहीं होता था। लेकिन सी लैंग्वेज के बाद में पोर्टेबिलिटी
प्रोवाइड की गई कि आप एक बार कोड को किसी एक लैपटॉप या एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर बना लीजिए एंड देन वो कोड उसी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी अनदर मशीन पर भी रन किया जा सकता है। तो ये जो फीचर है ये कहलाती है पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबल लैंग्वेज है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना, यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने से ये फास्ट कैटेगरी में रखी जाती है, मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत फास्ट होती है सभी लैंग्वेज से। इसके अलावा हम बात करते हैं मॉड्यूलर अप्रोच यहाँ पर यूज होती है। मॉड्यूलर है, और मॉड्यूलर लैंग्वेज होना मतलब हम बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी मॉड्यूल में ब्रेक कर लेते हैं, जो कि हमारी डीबगिंग और टेस्टिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये एक हाई लेवल कैटेगरी में रखी जाती है। देयर इज़ नथिंग लाइक मिडिल लेवल, बट मिडिल लेवल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर फीचर्स जो हैं वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी है। लो लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चिप लेवल की भी प्रोग्रामिंग होती है जिसे एम्बेडेड कोडिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। एप्लीकेशन सी लैंग्वेज मतलब कि क्या क्या हम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो आप सी लैंग्वेज के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, कंपाइलर यानी कि दूसरी किसी अनदर लैंग्वेज को बना सकते हैं। कंपाइलर बनाना मतलब किसी अनदर लैंग्वेज को बनाना। इसके अलावा आप ड्राइवर्स भी बना सकते हैं किसी हार्डवेयर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो आपका एक्सेल शीट है उसमें भी सी प्रोग्रामिंग ही यूज की गई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करें पीसी गेम्स, मोबाइल गेम्स में भी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हमें सॉल्व करनी है, वैल्यूएट करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सी लैंग्वेज में बड़े ही इफेक्टिव वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। अगर हम बात करें तो ये एक बेस्ट एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर की जाती है क्योंकि इसके अंदर फीचर्स एक ईजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मानी जाती है सी लैंग्वेज। मैं समझ सकता हूँ अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आपको अभी तक अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो काफ़ी ज़्यादा टफ लगी होगी, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि आज के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे सारा सेशन तो आपको कुछ भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। हिस्ट्री थोड़ी सी समझ लेते हैं क्विक रिव्यू तरीके से, और क्योंकि 1-2 नंबर की कभी कभी एग्जाम्स में आ जाती है तो बस उस लिहाज से। बाकी यहाँ पर हम हिस्ट्री जैसा कुछ ज़्यादा थ्योरी वगैरह में नहीं जाने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग जो वर्ड था या टर्म थी वो 1950 से स्टार्ट हुई थी एक लैंग्वेज फॉर्ट्रॉन से। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि फॉर्ट्रॉन सबसे पहली लैंग्वेज थी। फॉर्ट्रॉन के बाद में दूसरी लैंग्वेज आई थी एल्गोल, यानी कि जिसे हम एल्गोरिथम लैंग्वेज कहते थे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज जो एक तरह से स्टार्ट हुई थी, एक्चुअल सी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं थी, लेकिन सी लैंग्वेज का जो ओरिजिन था वो 1968 से माना जाता है, जो कि बीसीपीएल लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ था। बीसीपीएल लैंग्वेज डेवलप की थी मार्टिन रिचर्ड ने। इसके बाद में 1970 में बीसीपीएल लैंग्वेज से एक दूसरी लैंग्वेज बनाई गई जिसको डेवलप किया गया केन थॉमसन ने, और इसको नाम दिया बी लैंग्वेज। असल में बी लैंग्वेज यहाँ पर नाम देने का रीजन था बीसीपीएल का एडवांस वर्जन, और उन्होंने मार्टिन रिचर्ड को उसका क्रेडिट देने के लिए उसका नाम बी रहने दिया, और बी लैंग्वेज का मतलब था बेसिक लैंग्वेज। तभी ये लोग एक ही साथ काम करते थे, मार्टिन रिचर्ड और केन थॉमसन और डेनिस रिची AT&T बेल लैबोरेटरी में। तो यहाँ पर जब इन्होंने देखा डेनिस रिची ने कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर इन्होंने बनाई है बी, और क्योंकि बी लैंग्वेज पर ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया था केन थॉमसन ने, तो डेनिस रिची को लगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम और बेहतर होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि बी लैंग्वेज में सुधार करने शुरू करे, और उन्होंने 72 में बी लैंग्वेज से एक नेक्स्ट वर्जन यानी कि अपडेटेड वर्जन सी लैंग्वेज जनरेट करी या डेवलप करी, और दोबारा से किसको डेवलप किया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से डेवलप किया। सो AT&T बेल लैब्स में ही ये लैंग्वेज बनी थी। तो सी लैंग्वेज हम किस तरह से समझे कि सबसे पहले बीसीपीएल लैंग्वेज थी, उसके बाद में बी लैंग्वेज मार्केट में आई, एंड देन बी का एडवांस वर्जन था सी लैंग्वेज। मोस्टली कुछ लोग इस तरह से पूछ लेते हैं इंटरव्यू में आपके साथ में कि सी लैंग्वेज का नाम सी क्यों पड़ा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप
इसकी हिस्ट्री कैसे है। एग्जामिनर आपसे हिस्ट्री जानना चाहता है कि सी लैंग्वेज का नाम सी क्यों पड़ा, तो आप ये सारी स्टोरी उसको समझा सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले डेवलप हुआ था वो बी लैंग्वेज में, और उसके बाद में सी लैंग्वेज में डेवलप हुआ था, डेनिस रिची ने डेवलप किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए हमारा चैनल, और आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी आगे के लिए भी। कंटिन्यू करें हमारा दूसरा लेक्चर, लैंग्वेज डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।